साहित्य निधि में आज सुनिए लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी प्रवास में पीड़ा। ये कहानी उनके कहानी संग्रह बचपन की बारिश और अन्य कहानियों से ली है। किन लोगों ने ऐसी भव्य इमारतें खड़ी की होंगी? सौजन्या ने कहा। वो भी आज से सैकड़ों साल पहले, मैंने कहा। इस विट्ठल मंदिर का चित्र 50 के नोट पर है। हम 3 दिनों से यहाँ के नेटिव लोगों से मिल रहे हैं। सांवले साधारण लोग, इतनी छोटी जगह पर रहने वाले, अभावों में ही जीते होंगे। आश्चर्य होता है कि इन इमारतों को बनाने वाले इन लोगों के पुरखे रहे होंगे। मैं और सौजन्या हम्पी में ही एक गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। आधे किलोमीटर की दूरी पर विरूपाक्ष मंदिर खड़ा हुआ है। गेस्ट हाउस की खिड़की से उसका बरसों पुराना कलश, उसकी दीवारें नजर आती हैं। आसपास की पहाड़ियों पर भूरे रंग की विशालकाय चट्टानें हैं जिनके आसपास कुत्ते घूमते हैं। बंदरों के परिवार उछल कूद करते रहते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा आ रही है। मंदिर में सुबह सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो जाता है। लाउड स्पीकर के भीतर से संवेद स्वर में निकलते संस्कृत के श्लोकों की आवाज़ें आती रहती हैं। कल शाम को मैं और सौजन्या काफ़ी देर तक मंदिर के भीतर रहे। मैं मंदिर की वास्तुकला को निहारता रहा। इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ। इंजीनियर की हैसियत से बरसों दक्षिण रेलवे को अपनी सेवाएं देता रहा। 4 बरस पहले रिटायर हुआ हूँ। मंदिर की दीवारों, सीढ़ियों, स्तंभों, चबूतरों, आंगनों में बंदर और उनके परिवार धूम मचा रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। एक कोने में खड़े हुए हाथी के पास महावत खड़ा था और देशी विदेशी टूरिस्ट हाथी की सूंड पर प्रसाद और पैसे रखते जा रहे थे। विदेशी सैलानियों के चेहरे पर उतर आता विस्मय, हंसी और मुस्कुराहटें भी। इन दिनों इस शिव मंदिर में काफ़ी चहल पहल है। दूर दराज से आए हुए भक्तगण, तीर्थयात्री और आसपास से आए हुए स्थानीय लोग। 2 दिनों का नंदी उत्सव रहेगा। यहाँ के मंदिरों के आसपास उत्तर भारत के मंदिरों के करीब की न गंदगी है और न ही शोर शराबा। मैं कहता हूँ, ये बहुत ही छोटा इलाका है बाबू। खाने को ठीक ठाक एक भी जगह नहीं है। हम दोपहर का खाना कहाँ खाएंगे? मंदिर में खाना होगा, वहीं बन भी रहा है। क्या कोई होटल नहीं है? नदी के उस पार एक सड़क है, हिप्पी कॉलोनी। वहाँ कुछ ओपन एयर रेस्टोरेंट, बेकरी और फल फ्रूट्स की दुकानें, जूस सेंटर और बियर बार है। वहीं जाएंगे। बियर के नाम से ही तुम्हारी आंखों में चमक आ गई, सौजन्या ने हंसते हुए कहा। ये मेरी तीसरे नंबर की सबसे छोटी बेटी है। मुझसे कुछ भी कहने में हिचकती नहीं। हम यहाँ आने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे तो इसने कहा था, रम की बोतल रख लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? पिता से ऐसी बातें करते हैं? मेरी पत्नी बोली थी। मजाक कर रही थी। वैसे भी वहाँ ज़्यादा मंदिर भोलेनाथ के ही होंगे। उनको रम से क्या फ़र्क पड़ेगा? बाबू खुश भी रहेंगे। पता नहीं दूसरों के घर में कैसे रहोगी, माँ झल्लाई थी। अभी तक वो घर मिला नहीं है। जब मिलेगा तब देखा जाएगा। अभी से उसका रोना क्यों? सौजन्या ने 30 पार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के 2-3 स्कूलों में पढ़ाने के बाद अब कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने लगी है। कभी कभार इसका लिखा गया अंग्रेजी अखबार में छपता भी रहता है। रेडियो से इसकी वार्ताएं प्रसारित होती रहती हैं। सौजन्या ने जब ये कहा कि यहाँ खाने की कोई भी ठीक ठाक जगह नहीं है, तब न जाने मेरे भीतर 40 साल पहले की वो सड़क क्यों उतर आई, जब मैं रेलवे की अपनी नौकरी की शुरुआत कर रहा था, छत्तीसगढ़ के एक कस्बे में, रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में। वहाँ सिर्फ पैसेंजर ट्रेन रुका करती थी। सड़कों पर टांगे और रिक्शे चलते। स्टेशन से बाहर निकलने पर मेरा सामना एक बूढ़े टांगे वाले से हुआ। पायजामा कुर्ता पहना हुआ, सिर पर टोपी, बढ़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी। उसने ही मेरा ट्रंक, होल्डाल और हैंडबैग टांगे के पिछले हिस्से में रख दिए थे। PWI का ऑफिस थोड़ा सा दूर था। दोपहर ढल रही थी। बारिश का मौसम, कहीं धूप कहीं छाँव। खाना कहाँ मिलेगा? रास्ते में शेरू का ढाबा पड़ेगा। क्या हम वहाँ 10 मिनट रुक सकेंगे? मुझे बस अड्डे से घोड़े का चारा उठाना है, तब तक खा लेना। शाकाहारी होटल होगी? नहीं, वहाँ दोनों परोसा जाता है। टांगा वहाँ रुका था। बोर्ड पर शेरू होटल के बाजू मुर्गे का चित्र था। आसपास कोयले के चूल्हे पर बहता मैला पानी, जूठन चबाते हुए आवारा कुत्ते और एक सकरी सी गली जो देशी दारू की दुकान तक जाती थी। होटल के सामने के चबूतरे पर एल्यूमिनियम की देगचियाँ रखी थीं। एक आदमी खाना बना रहा था और दूसरा खाना परोस रहा था। शेरू पहलवान काउंटर पर बैठे हुए थे।
होटल की बदहाली देख मेरा पेट भर गया था। 24 का होने को आया था, लेकिन कभी किचन में काम नहीं करना पड़ा था। टांगे वाले के लौटते ही हम रेलवे ऑफिस की तरफ चल निकले थे। नायर साहब का बंगला जानते हो? रेलवे इंस्टीट्यूट से लगा हुआ है। बंगले के गेट पर अमलतास का पेड़ है। उनसे मिलना है? बंगले पर नहीं, उनके दफ्तर में। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं केरल का ही हूँ, लेकिन हम बरसों से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, तभी इतनी साफ हिंदी बोल रहे हैं। नायर साहब को जानते हैं? उनके परिवार को पहाड़ी के मंदिर पर मैं ही ले जाता हूँ। सौजन्या मंदिर के सामने बैठी हुई एक औरत से कुछ दिए कुछ बातियाँ खरीद रही है, मंदिर के आंगन में रखने के लिए। शाम को नंदी उत्सव शुरू हो जाएगा। मंदिर के परिसर में लोग रंगोलियाँ सजाएंगे, दिए जलाएंगे, पूजा पाठ के बाद प्रसाद बांटेंगे। हम्पी का ये अकेला क्रियाशील मंदिर है। पूजा पाठ सिर्फ इसी मंदिर में होता है। 600-700 साल से कम पुराना नहीं होगा। पड़ोस से तुंगभद्रा नदी बह रही है। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, बड़े बड़े बाजार, शहरी इमारतें और शहरी जीवन की सुविधाएं। बेंगलोर से हम कंडक्टेड टूर की बस में रात में वहीं आए थे और सुबह से यहाँ आए हुए हैं। रेलवे से रिटायर होने के 4 साल बाद मैं अपनी बेटी के साथ पहली बार देश के इस कोने में इतनी लंबी यात्रा पर आया हूँ। सौजन्या हमारे कुछ सहयात्रियों के साथ पहाड़ी के मंदिर में जाना चाह रही है। मैं गेस्ट हाउस में कुछ देर आराम करूँगा। अब चढ़ाई चढ़ी नहीं जाती। 64 का हो गया हूँ। सर्दियों में फेफड़े जवाब देने लगे हैं। बेटी को कंडक्टेड टूर की बस में बिठाकर मैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रहा हूँ। टूरिस्ट गाइड्स नक्शे किताबें बेचते कुछ बच्चे मुझे घेरने लगे हैं। सड़क के किनारे प्राइमरी स्कूल हैं। एक क्लास स्कूल के आंगन में 10-11 बजे की धूप में लगी हुई है। कस्बे में अपनी नौकरी की शुरुआत के दिनों में मैं रेलवे क्वार्टर के अपने आंगन में आराम कुर्सी पर बैठे हुए डिटेक्टिव उपन्यास पढ़ा करता था। जहाँ अलकारे की किताबों का चस्का तभी और वहीं लगा था। जब नायर साहब से थोड़ी बहुत पहचान हो गई, तब मैं उनके घर जाने लगा। एक बड़े से बगीचे को पार कर उनका बंगला आता। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ, लंबा चौड़ा, पेड़ पौधों से घिरा हुआ। नायर साहब छोटे कद के, सांवले रंग के, हंसमुख आदमी थे। अपनी अम्मा, पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते हुए। इनमें तारा सबसे बड़ी थी, 20-21 की रही होगी। एमए फाइनल के लिए 20 किलोमीटर की दूरी के कस्बे के कॉलेज में जाती रही थी। जब कभी किसी वीकेंड में मैं अपने शहर नहीं जा पाता, तब रविवार का मेरा दिन नायर साहब के घर पर बीतता। कभी हम कैरम खेलते और कभी शतरंज। शाम के वक्त बैडमिंटन खेला जाता और रात की शुरुआत में अंताक्षरी का खेल। अंताक्षरी खेलने की ही किसी शाम में हिंदी फिल्मों के रोमांटिक गानों को सुनने सुनाने की घड़ियों में ही मेरे भीतर तारा के लिए कुछ अमूर्त सा जागा जन्मा था। जवानी के दिनों की एक धुंधली सी अमूर्त और अस्पष्ट भावना, जो न जाने मन के किस कोने से बाहर निकल देह के किसी कोने तक फैलने लगती है। अज्ञात आकर्षण में लिपटा हुआ एक भाव, जिसका दबाव कभी मन महसूस करता है, कभी देह। कुछ ऐसा भीतर उतर आता है जो समूचे अस्तित्व को घेरना शुरू कर देता है। मंदिर में आए लोगों ने अपना दोपहर का खाना मंदिर परिसर में ही खा लिया। सौजन्या और मैंने भी। लंगर सा लगा है। एक कोने में खाना तैयार किया जा रहा है, दूसरे कोने पर दोने पत्तल लिए हुए लोग नीचे बैठकर खा रहे हैं। सौजन्या मुझे अर्धनारीश्वर की अवधारणा पर कुछ बता रही है, शिव के किसी विचार से पार्वती की असहमति के बारे में, अपने आत्मज्ञान के लिए पार्वती की तपस्या, पार्वती का निराशाएं लिए हुए शिव के पास लौटना, शिव का पार्वती को समझाना। तुम शायद बोर हो रहे हो। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा ध्यान कहीं और है। ऐसी कोई बात नहीं। किसी की याद तो नहीं सता रही? ये बात भी सौजन्या ही कह सकती है। मेरी इसी बेटी से मेरा संवाद सहज, खुला खुला सा, सेंस ऑफ ह्यूमर लिया हुआ रहा। मेरे शराब पीने पर इसी ने कभी बवाल नहीं मचाया। इसका इतना अच्छा होना, इतनी विलक्षण बुद्धि लिए हुए होना, लेकिन अविवाहित बने रहना मेरे दुख का कारण बना हुआ है। इसका ही जीवन क्यों इतना सूना और सपाट बना हुआ है? क्या इसने कभी किसी को चाहा नहीं है? क्या इसके मन में विवाह करने, बच्चों को पालने पोसने की इच्छा जागती ही नहीं होगी? इसका अपना भविष्य कैसा रहेगा? पिछली बारिश के दिनों की एक शाम में मैं इसके कमरे के जेन ऑस्टिन का एक उपन्यास पढ़ने के लिए ले आया था। मैंने रात में 11 के आसपास इसे मेरे कमरे में आकर उस किताब में रखे हुए कागज़ को निकालते देखा। क्या रहा होगा उस पन्ने पर? मैंने किताब खोली ही नहीं थी।
कुछ ज़्यादा पीना हो गया और नींद आ गई। पर क्या हुआ, मैंने पूछा था। आपके कमरे की खिड़की बंद नहीं है? उसके खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया कि वो कुछ छिपाना चाह रही है। सौजन्या ने ना कभी मुझसे कहा और ना ही अपनी माँ या बहनों से, लेकिन हम सब जान रहे थे कि जिस स्कूल में वो पढ़ाती रही है वहाँ के किसी अध्यापक के लिए उसके मन में जगह रही है। कभी कभार वो व्यक्ति हमारे घर पर आया भी था, मेरे नहीं, मेरी पत्नी के सामने। बिहार से नौकरी की खातिर छत्तीसगढ़ आया हुआ। मेरी पत्नी को उसके दक्षिण भारतीय ना होने की शिकायत थी और उसकी इस शिकायत को मेरे अलावा घर के लोगों का, रिश्तेदारों का ज़बरदस्त समर्थन मिलता रहा था। बीच बीच में सौजन्या को लेकर घर में कोई ना कोई विवाद बाहर निकल आता। उसके लिए कोई बड़ी उम्र का विधुर या तलाकशुदा आदमी हमारे किसी रिश्तेदार के साथ आ जाता। सौजन्या नाराज हो जाती, उसकी अम्मा चीखने चिल्लाने लगती। वो सौजन्या के भार से मुक्त होना चाह रही थी। क्या पिता की हैसियत से तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। वो क्या पूरी जिंदगी घर पर बैठी रहेगी? मुझे नहीं लगता। उसे भी अपने भले बुरे की समझ होगी। मैंने इतना गैर जिम्मेवार पिता को देखा ही नहीं था। पता नहीं नींद कैसे आती है। ये भी याद आ रहा है, हम्पी के इन खंडहरों के पास याद आ रहा है कि कभी तारा ने भी मेरे जिम्मेवार न होने, चुनौतियों से भागने को लेकर मुझसे कुछ कहा था। मैं और तारा एक दूसरे से साल भर से मिलते आ रहे थे, कभी परिवार के लोगों के बीच, कभी उनसे अलग थलग, कभी कस्बे के किसी निर्जन इलाके में और कभी उस कस्बे की किसी जगह पर जहाँ वो पढ़ने के लिए जाया करती थी। वो उसका बीएड करने का बरस था। मैं इंस्पेक्शन या और किसी बहाने से 1-2 घंटे के लिए दफ्तर से बाहर निकल जाया करता था। उन दिनों में ही तारा के लिए शादी के प्रस्ताव आने लगे। वो बहुत दूर जाना नहीं चाहती थी, वो कुछ बनना चाहती थी। वो मेरे साथ, मेरे पास भी रहना चाह रही थी, मुझसे शादी करना चाह रही थी। ऐसा कब तक चलेगा? तारा भी सवाल करती रहती। नायर साहब से डर लगता है। तुम अपने माँ बाप से तो कह सकते हो। यही ठीक रहेगा, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। मेरा रिश्ता कभी भी पक्का हो जाएगा। मैं जल्दी ही मेरी माँ से बात करूँगा। अपनी जिम्मेवारियों से देर तक भागते रहना ठीक नहीं है। मैं लड़की हूँ, मैं अपने माँ बाप से कह ना सकूँगी। तुम्हें जल्दी ही कोई फैसला करना पड़ेगा। यह सच है कि हमारी साल भर की मुलाकातों के लिए हमारे बीच कुछ गढ़े जाने, खड़ा करने की सारी कोशिशें तारा की तरफ से आती रही थीं। वो पेंसिल से छोटे छोटे नोट भेजकर मिलने का वक्त, मिलने की जगह तय करती। उसने ही मुझे 4-5 लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखी थीं। वही मेरे लिए लाइब्रेरी से किताबें ले आती, मेरे पढ़ने के लिए अखबारों से लेखों की कतरनें निकाला करती थी। तारा ने मुझे वेरियन एल्विन के बारे में बहुत कुछ बताया था। आश्चर्य होता है कि उस आदमी ने इंग्लैंड से आकर हमारे आदिवासियों के बीच इतना काम किया था। तारा बताती, कभी हम एल्विन के इलाकों को देखने जाएंगे। मैंने कहा था, अब कब जाना होगा? दिवाली के बाद मेरी शादी हो जाएगी। अम्मा के रिश्ते में आता है, त्रिचूर में रेलवे की नौकरी कर रहा है। तुम थोड़ा वक्त मांग सकती हो। पढ़ाई का बहाना था, कुछ महीने में बीएड भी पूरा हो जाएगा। कब से तुम्हें कहती रही हूँ, मैं इसी संडे तक कुछ करूँगा। ये तुम कब से कह रहे हो? मैं नर्वस हो जाता हूँ, अपनी माँ के सामने भी। कहेगी कि पहले अपनी छोटी बहन का सोचो, मेरी बहन 22 की हो चुकी है। यही बात मेरी अपनी छोटी बहन के लिए भी तो है। मेरे विवाह के बाद ही उसका हो सकेगा। उस दिन तारा ने मुझे अपनी मुश्किलों के बारे में, लड़की होने की विडंबना को लेकर, परिवार, जाति और समाज की जकड़न के विषय में बहुत कुछ बताया था। इतने बरसों के बाद मुझे उसका कहा गया धुंधला सा ही याद आता है, लेकिन ये ज़रूर है कि उस रोज़ मैंने तारा को सोचने समझने वाली, संसार और समाज को चौकन्नी निगाहों से देख रही लड़की के रूप में और अधिक जाना था। उस रोज़ मैं नर्वस, उदास और खामोश ही बना रहा। उस दिन अपने जीवन में शराब का पूरा गिलास पहली बार पिया था। मैं इतनी ज़्यादा पी गया कि मुझे अपने क्वार्टर के दरवाजे तक कोई छोड़ गया। मेरा टिफ़िन वैसा ही रह गया। उनको मेरे बहुत ज़्यादा नशे में घर लौटने का पता चल गया था। हमारी इस बातचीत के महीने भर बाद तारा का रिश्ता तय हो गया। मैं 2 बार अपने घर भी गया। माँ मेरी उदासियों का कारण टटोलती रही। बाबू ने ट्रांसफ़र करवाने में मेरी मदद देने की बात कही। मैं ट्रांसफ़र करवाने के लिए तैयार हो गया। तारा के जाने के बाद के सूनेपन और सन्नाटे का ध्यान आ गया था। मैं आज तक नहीं जान सका
कि वो मेरे भीतर के कौन सी चीज़ थी जो अपनी माँ के सामने भी मुझे खुद को व्यक्त करने से रोकती रही थी। क्या एक उम्र में सबके साथ ऐसा ही होता होगा कि आदमी भीतर ही भीतर किसी बात से घुटता घुलता चला जाता है? उसके भीतर कोई पीड़ा पिघलती रहती है, कोई फोड़ा पकता चला जाता है, कोई जीवन मरने लगता है, मर भी जाता है, और उस आदमी के पास संभावित संकट का हल्का सा भी अनुमान नहीं रहता है। तारा की शादी के कुछ दिन पहले मैं भी नायर साहब के परिवार के साथ पहाड़ी के एक मंदिर तक गया था। सब लोग धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। मेरे बाजू तारा थी। एक तरह से ये सब ठीक ही हुआ। तारा ने बोलना शुरू किया था। क्या ठीक हो गया? मेरी शादी किसी और से हो रही है। तुम मुझे तकलीफ़ पहुंचा रही हो तारा। तुमसे मुझे कभी भी सहारा नहीं मिलता। तुम में साहस की कुछ ज़्यादा ही कमी है। अगर मुझे पहले पता होता तो हम इतने आगे कभी नहीं बढ़ते। यह तुमने ठीक नहीं किया। मुझे डर लगता रहा है, मैंने कहा। मैं तुम्हारी नर्वसनेस को समझ रही हूँ, लेकिन ज़िंदगी में जोखिम उठाना ही पड़ता है। तुम अभी भी मना कर सकती हो। किसके भरोसे, किसके लिए? तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? मेरा सबसे ही भरोसा उठ गया है। तारा की आंखें गीली होने लगी थी। मैं उससे कुछ कह भी नहीं सका। कहता भी तो क्या कहता। झूठी तसल्लियाँ देने का वक्त चला गया था। नायर साहब के कदमों की आहटें पीछे थीं। वे अपनी माँ के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। दूर से सफ़ेद रंग की नंदी की प्रतिमा नजर आने लगी थी। मंदिर पर कलश नहीं था। शिव का ये प्राचीन मंदिर मुंडा देवल कहलाता था। उस दिन तारा से उसके विवाह के पहले की आखिरी बातचीत हुई। विवाह के पहले और विवाह की रस्मों में उसको दूर से देखना भर हो पाया था। उसके यहाँ दूर दराज से आए रिश्तेदार बने रहे थे। घर की पहली शादी थी। नायर साहब एक भरे पूरे परिवार और रिश्तेदारों को केरल में छोड़कर बरसों पहले छत्तीसगढ़ के उस कस्बे में बस गए थे। पहाड़ी पर बसे हुए उस कस्बाती मंदिर की शाम के अंधेरे में रोती हुई तारा के चेहरे की कल भी याद आई थी, जब हमारा गाइड हमें उत्तर कर्नाटक के एक शिव मंदिर की वास्तुकला के बारे में कुछ बता रहा था। अभी भी शाम का धुंधलका बना हुआ है। विरूपाक्ष मंदिर का समूचा आंगन रंगोलियों, जलते दियों, भक्तों, यात्रियों और पूजा पाठ के वक्त के श्लोकों से भरा हुआ है। सौजन्या ने अपनी रंगोली नंदी की प्रतिमा के करीब सजाई है। 7-8 दियों पर 365 बातियों को जलाया है। कुछ बंदर औरतों के बालों पर बंधी बेड़ियों को झपट कर निकाल रहे हैं, उन फूलों को खा रहे हैं। सौजन्या के चेहरे पर आनंद झलक रहा है। क्या महादेव ने उसकी पुकार, उसकी प्रार्थना को सुन लिया है? महादेव का अपना दिल भी नाजुक ही रहा होगा। कितना ज़्यादा तड़पे थे सती के लिए। समूची सृष्टि को ही तहस नहस कर देना चाह रहे थे। इस वक्त तारा कहाँ होगी? कहीं होगी भी या नहीं? मैं 64 का हो रहा हूँ। उसने भी 60 पार ही कर लिया होगा। मेरे पास उसका पता होता तब मैं उसके लिए चिट्ठी भेज सकता था। इन दिनों की डिटेल्स उसकी याद से मिलती यातना के बारे में। मैं उस चिट्ठी में उसे टेलीफोन के खंभों के तारों पर लटकते, बरगद के पेड़ पर चीखते चिल्लाते उन चमगादड़ों की याद दिलाता जो हमारी कस्बाती चोरी छिपी मुलाकातों के गवाह हुआ करते थे। जब जब वो मुझसे मिलने कस्बे के उस निर्जन इलाके में आती, तब तब आसपास के पेड़ों की सरसराहटों के बीच उसके आने के कदमों की आहटें सुनाई देती। उसकी साड़ी, उसकी चप्पलों, उसके भय से बाहर निकलती धीमी और धुंधली सी सरसराहटें। एक शाम किसी तरह हम शिवनाथ नदी के किनारे तक निकल आए थे। बारिश का वक्त था। नदी की धारा चट्टानों को चीरती हुई थी। हल्की बूंदाबांदी के बीच मैंने पहली और आखिरी बार तारा के कंधे पर अपना दाहिना हाथ रखा था। अब 20-21 की वो लहंगा पोलका पहनी हुई, 2 चोटियाँ डाली हुई सांवली लड़की किसी की दादी होगी, किसी की नानी। केरल के किसी शहर में उसका अपना घर होगा और अपना परिवार। क्या उसे भी कभी मेरी याद घेरती होगी? हम दोनों पद्मा गेस्ट हाउस में लौट आए हैं। बाजू के गेस्ट हाउस की छत से अंग्रेजी धुन लिए हुए गाने आ रहे हैं। हम दोनों छत की मुंडेर के पास खड़े हुए कॉफ़ी पी रहे हैं। तुमसे कुछ पूछना है, मैंने साहस किया है। यह आपके साथ क्या होता जा रहा है? सौजन्या ने हंसकर कहा। मजाक नहीं कर रहा, सच सच बताना। क्या आपने कहीं से पीने का जुगाड़ कर लिया था? टेरेस पर उसकी हंसी उड़ रही है। तो हमेशा कुछ सवालों से कतराना चाहती हो, इसीलिए तुमसे पूछने का मन नहीं करता। लौटकर अम्मा से कहूँगी कि नायना शराब पीकर मंदिर में घूमते रहे थे।
देखना आपके साथ क्या क्या होगा, नानी याद आ जाएगी। मैंने किसी तरह अपनी बेटी से पूछ ही लिया कि क्या कभी उसने या उससे किसी ने प्रेम करने की कोई कोशिश की है, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई आया है। मेरे सवालों के साथ साथ उसका हंसना मुस्कुराना बढ़ता गया। टेरेस पर हल्की सी रोशनी थी, दूसरे मकानों से आती हुई चांदनी जरूर समूची छत को चमका रही थी। लगता है कि आपको किसी की याद आ रही है। तुम्हें मुझसे कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, इतना तो तुम जानती ही हो कि मैंने कभी भी अपने बच्चों को कंट्रोल करना नहीं चाहा है। आपकी ये बात सच है। तुम्हारी दोनों बहनों की शादियां अपनी अपनी मर्जी से हुई हैं। मैंने अपने माँ बाप तक की नहीं सुनी। तुम्हारी अम्मा भी नाराज़ बनी रही। मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ होता है तब आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं। सौजन्या मेरे करीब आ गई। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। वो शायद थोड़ा सा रो चुकी थी। रात के उस अजनबी अंधेरे में मैंने एक और बार किसी लड़की का रोना सुना, लगभग 40 वर्षों के बाद। वहाँ एक लड़की थी जिसका दिल टूट रहा था, और यहाँ एक लड़की थी जिसके दिल को कहीं पहुँचना था। एक तारा थी, दूसरी सौजन्या। एक से मैं अपनी जवानी में टकराया था, दूसरी से अपने बुढ़ापे में टकरा रहा हूँ। पद्मा गेस्ट हाउस के अपने कमरे में नींद में जाने के पहले मैं कभी तारा के बारे में और कभी सौजन्या को लेकर सोचता रहा। मुझे अपनी बेटी के सामने ऐसे सवालों को खड़ा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी रौ में बह गया, कहीं से कहीं चला गया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि कभी उसके पिता उससे इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। उन सवालों ने उसे दुख दिया होगा, अपनी ज़िंदगी के आधे अधूरेपन, खालीपन, अकेलेपन का एहसास भी। मेरे मन में उसके पास जाने, अपना प्रायश्चित व्यक्त करने, उसे समझने समझाने का विचार आया। दीवार पर टंगी घड़ी 12 बजा रही थी। सब तरफ शांति ही शांति, अंधेरा ही अंधेरा। आकाश जरूर उजला चमकीला बना हुआ था। इस वक्त शिवनाथ नदी के करीब उस कस्बे में क्या क्या घट रहा होगा। क्या नायर साहब जीवित होंगे? वहीं उनका विक्टोरियन शैली का चिमनियाँ लिया हुआ कवेलियों की छत का आयताकार बंगला खड़ा होगा। उस बंगले में उसके आसपास कभी मेरे साथ कितना कुछ घटा था। मैंने तारा से उन दिनों में कितना कुछ सुना था, कितना कुछ कहा था। आदमी की ज़िंदगी का एक जीवित धड़कता फड़कता हिस्सा उसी ज़िंदगी में जीवन न रहकर स्मृतियों में तब्दील हो जाता है। अपनी खुद की ही ज़िंदगी पराई सी जान पड़ती है। तारा के विवाह के कुछ महीनों बाद मैंने भी उस कस्बे को छोड़ दिया, अपने शहर लौट आया। फिलॉसफी और लिटरेचर की किताबों में मेरा मन रमने लगा। धीरे धीरे उस कस्बे की यादों से, तारा के लिए अपने आवेग और अनुराग से मेरा मन दूर होता चला गया। लेकिन पिछले 2 दिनों से उत्तर कर्नाटक के इस प्रवास में न जाने कहाँ से उन कस्बाती दिनों ने घेरना शुरू कर दिया है। मैंने तारा को आखिरी बार अपने बचपन के शहर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी केरल एक्सप्रेस की खिड़की के पास बैठे हुए देखा था। उसकी गोद में उसका 1 आध बरस का बेटा था और उसकी खिड़की के पास नायर अंकल खड़े हुए थे। वे दोनों त्रिचुर जा रहे थे। मैं विलर के बुक स्टॉल पर कोई किताब खरीद रहा था। तभी किसी ने मुझे अपने घर के नाम से पुकारा। जानी पहचानी आवाज़ नायर साहब की थी। मैं ट्रेन की खिड़की के पास खड़े हुए तारा से कुछ देर बात करता रहा था। नायर साहब फ्रूट्स खरीदने गए थे। आप कैसे हैं? तारा ने पूछा था। ठीक हूँ। क्या नाम रखा है बेटे का? आप बहुत कमज़ोर हो गए। बीच में मियादी बुखार आता रहा था, कुछ दिनों तक अस्पताल में भी रहा। पता है, आपकी खबर मिलती रहती है। आपकी आंखों पर पहली बार चश्मा देखा। सुना है कि खूब पढ़ने लगे हो। तुम भी तो रिसर्च कर रही हो। अभी कुछ भी नहीं किया है, गोपी को संभालने में ही समय चला जाता है। इसके पिता नहीं आए? वे ही छोड़ने आए थे, उनकी माँ बीमार रहती हैं। तुम ठीक हो? वहाँ कैसा लगता है? तारा चुप रही थी, मेरी आंखों में अपनी निगाहें गड़ाए हुए। मैं भी खामोश हो गया। नायर साहब लौट आए थे, ट्रेन को शुरू होना था। नायर साहब मेरी नौकरी से जुड़े हुए सवाल करते रहे, मैं उनके जवाब देता रहा। तारा अपने बेटे को कुछ कुछ बता रही थी, मलयालम में। ये बदलाव था, मैंने उसे बहुत ही कम अपनी भाषा बोलते हुए सुना था। उस वक्त वो मुझे और ज़्यादा पराई महसूस होती रही थी। तारा की शादियों की तैयारियों में रेलवे का पूरा स्टाफ शामिल हुआ था। पूरा कस्बा ही खाना खाने के लिए आया था। रेलवे इंस्टीट्यूट के सामने का पूरा मैदान पंडाल में बदल गया था। दूसरे दिन, तारा की विदाई के दिन, एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए मुझे भी कतार में खड़े होना था। पहली कतार में तारा का पूरा परिवार था
और बाद में नायर साहब के विभाग से जुड़े हुए लोग। मैं धीरे से उस जगह से निकल गया। तारा के साथ इस तरह के फ़ोटो में खड़े रहने का मन नहीं बना सका था। कुछ बरसों तक तारा के साथ बीते हुए दिनों के अलावा मेरे पास उसकी लिखी गई चिट्ठियां रहीं, वेरियर एल्विन की उसकी दी हुई आत्मकथा और शिवनाथ नदी के किनारे का एक गोल और भूरा पत्थर जिसे एक शाम तारा ने मुझे सौंपा था। अब सिर्फ मेरी किताबों में कहीं वेरियर एल्विन की आत्मकथा ही बची होगी। पत्थर कहीं खो गया। चिट्ठियों को मैंने जला दिया था। तारा के विवाह के 3 वर्षों के बाद मेरा भी विवाह हो गया। रुक्मणी भी मेरी तरह ही केरल से बाहर महाराष्ट्र में पली बढ़ी थी। मलयालम नहीं, कन्नड़ बोल पाती थी और धीरे धीरे मेरे साथ रहते रहते उसे भी हिंदी में बोलने का, हिंदी में लिखने का अभ्यास होता गया। हम लोग छत्तीसगढ़ में ही बस गए थे। कल शाम हमें गोवा की तरफ निकलना है। ट्रेन से 7-8 घंटे की यात्रा रहेगी। सौजन्या से इन दिनों की अपनी यादों को साझा करने की कोशिश करूँगा। संभव है कि मेरे अतीत को सुनते हुए उसके मन में अपने अतीत को साझा करने की इच्छा जाग जाए। सौजन्या से इस तरह का कुछ साझा किया जा सकता है। वो मुझे पढ़ने परखने की कोशिशें करती रही है। उसने मेरे संग्रह की कुछ किताबों को पढ़ा भी है। कभी कभार मुझसे लिटरेचर की कुछ किताबों पर बातचीत भी की है। शायद मेरी इस बेटी के साथ इस बात का आभास बना रहता है कि मेरे जीवन में कहीं कुछ गलत हुआ है, मेरे भीतर कुछ टूटा है। मैं अपने भीतर कोई एक और ऐसी ज़िंदगी लिए हुए रहता हूँ जो मेरा अपना रहस्य है, जिसे मैं दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकता। ये साधु भी कभी हमारी ही तरह संसार से बुरी तरह जकड़ा रहा होगा। शाम में सौजन्या कह रही थी, ऐसा तुम्हें क्यों लगा? मैंने प्रसाद देते वक्त उसकी आंखों को देखा था। क्या वो तुम्हें बुरी निगाहों से देख रहा था? नहीं नहीं, मुझे लगा कि वो भी हमारी तरह ही ज़िंदगी में लौटना चाह रहा है। तुम ठीक कह रही हो। हर कोई किसी एक दूसरी ज़िंदगी की इच्छा लिए रहता है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कभी तुम्हें बताऊंगा। तुम थक गई होगी, तुम्हें विस्तार से बताना पड़ेगा। कल ट्रेन में हमारे पास अच्छा खासा वक्त रहेगा। गोवा में भी 2-3 दिन रुकना ही है। ये ठीक रहा कि मैं अपनी इस बेटी के साथ इतनी लंबी यात्रा पर निकल आया। इन दिनों में मैंने इसके भीतर का बहुत कुछ पहली बार ही जाना। मुझे ये भी लगता रहा कि इसके भी पास अपनी पिघलती हुई पीड़ा है, कोई पछतावा, कोई प्रश्न जो इसके भीतर सुलगता रहता है। शायद इसके भी जीवन में इसने कुछ पाया था, लेकिन वो इसके हाथ से फिसल गया, इसके हाथ से गिर गया। सौजन्या कभी कभी शून्य में ताकने लगती है, अपने आप से ही कुछ कुछ बोलने लगती है। कभी कभी मैंने उसे एकाएक चुप हो जाते हुए, कहीं खो जाते हुए भी देखा है, कभी कभार रोते हुए भी। इसी यात्रा की शुरुआत में एक दिन इसने ट्रेन की अपनी सीट पर बैठे बैठे न जाने क्या देख लिया या सोच लिया कि इसकी आंखें डबडबाने लगी थीं। मैं ऊपर की बर्थ से इसे रोते हुए देखता रहा। सौजन्या को पता नहीं होगा कि मैं उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बाहर निकलते रहे थे। दुख भी कितनी अजीब चीज़ है। कुछ देर के बाद सौजन्या ने कहा था, पता ही नहीं चलता है और दुख हमारे भीतर उतर जाता है, बहने लगता है, जैसे कि वो हमारा सहयात्री हो। ट्रेन में आपके सामने या पड़ोस में बैठा हुआ है। दुख का क्या कोई अपना घर रहता होगा? तुम शायद गाने सुन रही हो। गाना नहीं, बेगम अख्तर की गज़लें सुन रही हूँ। उनका गाना उदास कर देता है। कभी मैं भी बेगम अख्तर की गज़लों के रिकॉर्ड सुना करता था। उनका एक रिकॉर्ड तारा ने भी सुना था, मेरे रेलवे क्वार्टर में, जहाँ वो कभी कभार कॉलेज से लौटते हुए ठहर जाती थी, शाम की चाय के लिए, जिसे कभी मैं तैयार करता और कभी तारा। तारा की याद, बेगम अख्तर की गज़लें, सौजन्या की उदासियाँ नींद के वक्त में मेरी पीड़ा को बाहर खींच रहे हैं। मेरे साथ ही प्रवास करती हुई मेरी पीड़ा, आदमी होने की पीड़ा। बाहर का अंधेरा और सन्नाटा गहरा गया है। कहीं कहीं चांदनी के छोटे बड़े धब्बे नज़र आ जाते हैं। उन बरसों पुरानी गोलाकार भूरी चट्टानों पर चांदनी बिखरी हुई है, जिन्हें दिन के उजाले और धूप में हम देखते रहते हैं। नींद मेरे एकदम निकट ही खड़ी है। क्या पीड़ा भी मेरे बहुत ही करीब खड़ी है, एकदम नज़दीक, नींद की ही तरह? अभी आप सुन रहे थे जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी प्रवास में पीड़ा।